हेलो एवरीवन जी। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जीके और जीएस के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। और आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जी दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली सॉल्व कराऊंगा। आप इन टॉपिकों को ध्यान में रखकर आप तैयारी कर सकते हैं जीके और जीएस के लिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न आपसे पहला पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में बताना है कि कौन चीनी यात्री था जो भारत आया हुआ था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से मैं बता दूं यहाँ पे कि हर्षवर्धन के शासनकाल पे यहाँ पे ह्वेनसांग आया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसको कैसे आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से ह अक्षर से शुरू है हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। तो इससे आप इसका कनेक्शन जोड़ के याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो झंडा है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा। देखिए यही प्रश्न अगर आपको घुमा कर पूछ देता कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा तो इसको आप पलटी मार दीजिएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 2:3 हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे, प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है जीके का। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखिए उस ज्वालामुखी का नाम बताना है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस ऑप्शन में यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है ना यहाँ पे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको सी यहाँ पे आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। देखिए ध्यान से पूछा है कि दक्षिणी अमेरिका में पूछा हुआ था, पूछा है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे अर्जेंटीना सही हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा होता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आपको नाम याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना नंबर पे स्थान है तो 7वें नंबर पे स्थान है। तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि ओजोन परत मुख्यतः जिस मंडल में अवस्थित है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ओजोन परत जो है वो किस मंडल में स्थित है आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि गोवा की राजधानी जो है पणजी वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है जो पणजी जो शहर है ना वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका मांडवी यानी कि सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न यहाँ पे कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक के नाम से इनको जाना जाता है हजरत मोहम्मद साहब जी को। और इनका जन्म पूछा है तो आपको याद रखना है कि 570 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि दिल्ली में अशोक के स्तंभ लेखों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए अशोक के जो शिलालेख थे स्तंभ लेख थे उसे दिल्ली में खोजने का श्रेय जो है किसको दिया गया है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि टी फेंथेलर। याद रखिएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और इन्होंने कब इसका खोज किया था तो डेट आपको याद रखना है 1750 में इसका खोज किए थे। ये 1750 में डेट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने जी देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी भी हुए। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो राष्ट्रपति के पद पर थे लेकिन वो त्याग पत्र देकर पुनः चुनाव लड़के वो विजयी हुए थे। तो उनका नाम था बीवी गिरी। याद रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हरा कर ये जीते थे। तो इसका आंसर आपको याद रखना है बीवी गिरी। इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होता है ना वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पर। प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। देखिए आपको बताना है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर होता है वही जो है इसमें से किस समिति के भी अध्यक्ष होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आपको याद रखना है नियमन समिति के वो अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, इस समय स्पीकर कौन है। तो याद रखिएगा ओम बिरला। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो निम्न धातु का बना होता है। आपको बताना है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका वो किस चीज़ का बना होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि टंगस्टन का बना होता है। और मैं टंगस्टन का संकेत बता दूं डब्ल्यू होता है। याद रखिएगा
देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। बताइए भू स्थिर उपग्रह जो है उसका आवर्त गति जो होता है, आवर्तकाल होता है जो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 24 घंटा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि पटाखों व बारूद में लाल रंग का निम्न में से क्या कारण है। देखिए जब भी पटाखे या बारूद हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें लाल रंग का हमको कलर दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, तो याद रखिएगा उसमें स्ट्रांसियम मिलाया जाता है, स्ट्रांसियम के कारण, यानी कि आंसर इसका सी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है। देखिए फ्रियान का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है कि इसका नाम रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते हैं, शॉर्ट नेम इसका याद रखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियान के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया। प्रश्न है आपसे पूछा यहाँ पे कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी कक्ष के जो है कक्ष में कैसे इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं, तो इसके लिए आप सूत्र आप याद रखिएगा 2n², यही होता है इसका फॉर्मूला। देखिए प्रथम अगर कक्ष में कहेगा तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में पूछा हुआ है तो आप निकाल सकते हैं 2 × n², यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी के यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि दूसरी कक्षा में कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसी प्रकार से तीसरी में पूछता है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18 हो जाता है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसके कक्ष के हिसाब से बैठा सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं दूसरी कक्षा में आपसे पूछा हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे 8 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे। देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है 120 से 80 के बीच में, यानी कि हाइपर जो होता है 120 होता है और लोवेस्ट होता है 80, ये याद रखिएगा दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए ध्यान से, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछा हुआ है तो 46, इसका आंसर 46 मारिएगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा होता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं ना, तब यहाँ पे आप आंसर 23 जोड़े मारते। संख्या पूछा है तो 46। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। उस विटामिन का नाम बताना है जो जल में घुलनशील होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका बी और सी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखिए आपको बता रहा हूँ ट्रिक कैसे याद कीजिएगा। यहाँ पे आप एक यहाँ पे ब्लड जो होता है WBC याद रखिएगा। तो देखिए WBC से कनेक्शन जोड़िएगा तो W से हो जाएगा वाटर, और वाटर में घुलने वाले जो विटामिन होंगे वो बी और सी, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स और सी, यानी कि बी के अंदर जितने विटामिन होंगे सभी के सभी पानी में घुलनशील होंगे और सी भी होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। ये कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर के प्रोग्राम में सबसे पहले जो विकसित की भाषा थी उसका नाम बताना है, तो याद रखिएगा फोर्ट्रॉन। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का पितामह कहलाता है। देखिए कंप्यूटर के द फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा आपसे, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं चार्ल्स बेबेज को द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ जो पूछा गया है प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। बताना है आपको कि किसी भी आर्थिक दृष्टि से अगर कोई देश पिछड़ा है तो उसकी क्या विशेषता नहीं होंगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है इसकी विशेषता नहीं होंगी। यहाँ पे बाकी के जो तीनों है ना ये रीजनिस्ट होंगे, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। देखिए भारत में जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारी है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि नाबार्ड क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं नाबार्ड आपसे पूछा हुआ है कि नाबार्ड क्या है यहाँ पे, तो नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है, ये आपको याद रखना है, और ये कृषि से संबंधित बैंक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन जो भाषा है ना उसका नाम पूछा है, तो आपको याद रखना है तमिल। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो तमिल है। अगला गया है कि निम्न में से नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे नृत्य जो है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर यहाँ पे मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी जो है ना वो नहीं है। बाकी के तीनों यहाँ पे नृत्य हैं वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है, यानी कि ओडिसी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी। याद रखिएगा इसका तीनों को। अगला प्रश्न की जो आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार का संबंध मुख्यतः किससे है। मैं आपको बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया गया वो 1917 से दिया जाना शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ना वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ल्ड, देखिए आंसर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के प्रतीक चिन्हों के रूप में किस पशु का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पांडा,
पीला पंडा, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए उस खेल के मैदान का नाम बताना, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे पोलो जो खेल होता है ना, पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। क्रिकेट फील्ड का जो माप जो है ना निश्चित नहीं होता है, भले इसके पिच की जो माप होती है वो 22 गज होती है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि वनडे मैच में कप्तान के रूप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है। तो कप्तान के रूप में पूछा है तो MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम से है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अप्सरा इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है। इसका जो निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1956 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुने थे वो। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए इन्होंने सबसे पहले जो इस व्यक्ति को चुने थे, तो ये आपको याद रखना है। 135वें प्रश्न के आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आचार्य विनोबा भावे के इन्होंने चुने थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है प्रश्न है यहाँ पे कि दामा रोग के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दामा रोग के उपचार के लिए यहाँ पे हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। 136वें प्रश्न के आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, हीलियम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि किसी विदेशी दूतावास द्वारा भारत में की गई खरीदारी निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर की गई खरीदारी की बात कर रहा है, तो भारत से उद्देश्य को निर्यात किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। देखिए भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा 1946 में किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न है कि कुकी जो है किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है जो कुकी शब्द है कुकी ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका मणिपुर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। जी देखिए सबसे यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। देखिए एक पुस्तक का नाम पूछेगा, इसका नाम पूछा है अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक था इसके रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है कालिदास। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राश्रयी पौधा है। देखिए उस पौधा का नाम बताना है जो प्राश्रयी पौधा है। तो मशरूम, याद रखिएगा मशरूम जो है प्राश्रयी पौधा है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है अन्नामलाई वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो 143वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। देखिए पृथ्वी जो सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है। तो डेट याद रखिएगा 3 जनवरी को। अगर यही प्रश्न पूछता कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है तो 4 जुलाई को। दोनों डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है। देखिए जो घड़ी होती है स्प्रिंग वाली उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है। तो याद रखिएगा सोनपुर में लगता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा।